और उस गोरखा रेजिमेंट का भी उद्घोष है जय महाकाली आयो री गोरखाली। लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। बाबा पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? जहां तक बाबा पशुपतिनाथ, चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सब को अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाहकर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ कलर अफ नेपाल। 24 घण्टा ताजा खबरका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाल भारत सीमा विवादको समाधान वार्ताबाटै खोज्ने बताएका छन्। भारतीय जनता पार्टीका उत्तराखण्डका कार्यकर्तालाई जनसंवाद कार्यक्रम अन्तर्गत सम्बोधन गर्दै रक्षा मन्त्री सिंहले नेपाल भारतको बीचमा रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेको र यसलाई कसैले तोड्न नसक्ने बताए। उनले लिपुलेखबाट धारचुला जोड्ने सडकलाई लिएर नेपालमा केही गलत बुझाइ भए त्यसलाई संवादबाटै हल गर्न सक्ने बताएका हुन्। रक्षा मन्त्री सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेख हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने लिङ्क रोडबाट नेपालमा असमझदारी पैदा भएको समेत बताएका छन्। उनले उत्तराखण्ड जनसंवादलाई सम्बोधन गर्दै धारचुला लिपुलेख मानसरोवर सडकबारे नेपालमा असमझदारी सृजना भएको समेत बताएका छन्। सिंहले मानसरोवर यात्रामा जाने तीर्थयात्रीले पहिले सिक्किमको नाथुला पास हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै अब सीमा सडक संगठन VROले निर्माण गरेको लिङ्क रोड मार्फत सहज यात्रा हुने बताए। उनले नेपाल र भारतबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै हाम्रा छिमेकी देशमा यस सडकलाई लिएर केही असमझदारी सृजना भएको छ। नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सामान्य होइन, नेपाल र भारतबीच रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहेको छ। सिंहले नेपाल भारतबीच सामाजिक, भौगोलिक र सांस्कृतिक सम्बन्धका साथै आध्यात्मिक सम्बन्ध पनि रहेको बताएका छन्। भारत नेपाल सीमाका बारेमा एक खालको भ्रम सृजना भएको छ, त्यसलाई वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गरिनेछ। नेपाली नागरिकप्रति भारतमा कहिले कटुता देखिएको छैन उनले भने। नेपाल र भारतबीच धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै उनले बाबा पशुपतिनाथलाई हामीले कसरी बिर्सन सक्छौं? बाबा पशुपतिनाथ होस् वा हाम्रो काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, यी सबैलाई अमरनाथसँग कसरी अलग गर्न सकिन्छ? यो सम्बन्ध हो लोकको होइन, म यो सम्बन्ध अर्कै लोकको हो भन्नेमा विश्वास राख्छु। यो सम्बन्धलाई कसैले चाहेर पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन उनले भने। त्यस्तै महाकाली नदीको उपस्थिति कोलकाताको कामाख्या मन्दिरदेखि भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टसम्म रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने कोलकाताको कामाख्यादेखि विद्याचलनसम्म सबैतिर महाकाली रहेकी छिन्। उत्तराखण्डको गाउँमा महाकालीका भक्त छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाल भारतको सम्बन्ध कसरी टुट्न सक्छन्? धारचुलाको अगाडि जति तारबार लगाए पनि यो सम्बन्ध तोड्न सकिँदैन। त्यस्तै उनले आफूले यसअघि जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै भारतीय सेनामा गोर्खा रेजिमेन्ट छ जसले पटक पटक सैन्य र पराक्रमको परिचय दिएको छ। यो गोर्खा रेजिमेन्टको पनि यस्तै उद्घोष छ, जय महाकाली आयो गोर्खाली। यसअघि पनि भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले विभिन्न सञ्चार माध्यमसँगको साक्षात्कारमा लिपुलेखमा नेपालसँग उत्पन्न भएको सीमा विवाद वार्ताबाट नै हल गर्ने बताएका थिए। रक्षा मन्त्री सिंहले नै गत वैशाख 26 गते नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेख हुँदै चीनको तिब्बत स्थित मानसरोवर जाने सडक मार्गको उद्घाटन गरेका थिए। त्यस लगतै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत नेपाली भूमिमा आफ्ना सबै गतिविधि रोक्न भारतलाई आग्रह गरेको थियो। साथै नेपालका लागि भारतीय राजदूतलाई विजयमोहन क्वात्रालाई पनि बोलाएर कूटनीतिक नोट समेत दिएको छ। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, काम बहुत सारे हुए हैं। यदि मैं सारे कामों की यहां पर चर्चा करूं तो एक लंबा समय लगेगा। उत्तराखंड का विकास तेजी के साथ हो, यह हम सबकी इच्छा है और इसी सोच के आधार पर ही आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य और झारखंड राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य
3 राज्यों के निर्माण का जो है फैसला उस समय किया था। मेरे बहनों भाइयों, उत्तराखंड की धरती का जहां तक प्रश्न है, यह परिश्रम और पराक्रम की धरती है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि यह देवभूमि है। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री ने केदारनाथ के पुनर्निर्माण के सभी पहलुओं की कुछ दिनों पहले उन्होंने समीक्षा की है। यात्रियों और पर्यटकों के लिए भी यह इको फ्रेंडली हो सके, यह कोशिश की जा रही है। और मैं यहां पर यह भी चर्चा करना चाहूंगा कि मानसरोवर जाने वालों के लिए एक सुविधा भारत सरकार ने प्रदान कराई है। पहले मानसरोवर जाने के लिए तीर्थयात्री जाते थे तो सिक्किम के नाथुला का रूट लेकर उनको जाना पड़ता था, लंबा समय लगता था। लेकिन अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लिपू लेख तक एक लिंक रोड का निर्माण कर दिया है। और आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि अब इस रोड के बनने के कारण मानसरोवर के लिए एक नया रास्ता मिल गया है। धारचूला लिपुलेख रोड बन जाने से मानसरोवर यात्रा अब 6 दिन कम समय में, पहले से 6 दिन से कम समय में पूरा करना यह संभव हो पाएगा। मैं समझता हूं कि मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी यह सुविधा मिली है। लेकिन बहनों भाइयों, 80 किलोमीटर की यह सड़क बनी है, भारतीय क्षेत्र में बनी है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश नेपाल में इस सड़क को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हुई हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक और ऐतिहासिक रिश्ते ही नहीं हैं, सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं हैं, बल्कि नेपाल के साथ हमारे आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। इस हकीकत को भारत कभी भूल नहीं सकता है। बाबा पशुपतिनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? यहां तक बाबा पशुपतिनाथ, चाहे हमारे भारत में काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, इन सब को अमरनाथ से अलग कोई कैसे कर सकता है? यह संबंध तो इस लोक का नहीं है, बल्कि यह मानता हूं कि यह संबंध दूसरे लोक का है, जो चाहकर भी कोई इसे बदल नहीं सकता है, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मित्रों, इस समय मैं रक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूं और मैं जानता हूं कि हमारे यहां गोरखा रेजिमेंट है और गोरखा रेजिमेंट समय समय पर बराबर अपने शौर्य और पराक्रम का उसने परिचय दिया है। और उस गोरखा रेजिमेंट का भी उद्घोष है, जय महाकाली आयो री गोरखाली, यह उसका उद्घोष है। अब आप बताइए, महाकाली तो कलकत्ता में, कामाख्या में और विंध्याचल में सब जगह विद्यमान है और महाकाली के भक्त तो इस देवभूमि उत्तराखंड के गांव-गांव में मिल जाते हैं। तो कैसे भारत और नेपाल का रिश्ता यह टूट सकता है? और इसलिए धारचूला के आगे कितनी भी धारें लगा दी जाएं, इन संबंधों को बहनों भाइयों काटा नहीं जा सकता। मैं यह मानकर चलता हूं, भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि लिपू लेक से लेकर धारचूला तक यह रोड बनने के कारण यदि कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है, तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठकर निकालेंगे। हम बातचीत के द्वारा उसका समाधान निकाल लेंगे। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती है। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है। हम मिल बैठकर इन सब सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मित्रों, जहां तक हमारी केंद्र की सरकार का प्रश्न है,
6 वर्षों में हमारी सरकार ने क्या क्या काम किया है, कितना काम किया है, आप सब भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन पार्टी ने फैसला किया है कि इस कार्यकाल में, जब इस बार की सरकार जो बनी है, 1 वर्षों की सरकार हमारी, जो काम किया है, इसकी उपलब्धियों को लेकर तो जनता के बीच जाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ 5 वर्ष इसके पहले जो हमारी सरकार ने काम किया है, इन कामों को भी लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बहनों भाइयों, 6 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बहुत सारे बुनियादी काम किए हैं, बुनियादी काम किए हैं। जन सामान्य की जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, उन बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आजादी के इतने लंबे समय गुजर जाने के बावजूद भारत के अंदर लगभग 18,500 गांव ऐसे थे कि जिन गांवों में बिजली का खंभा तक भी नहीं लगा था, बिजली नहीं पहुंची थी। उन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पहली बार हमारी सरकार ने किया है। 18.5 करोड़ लोगों को बिजली नहीं उनके घरों में थी। उनके घरों में, क्षमा कीजिएगा, 2.5 करोड़ लोगों के घरों में बिजली नहीं थी। उनके घरों में बिजली भी पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत हर भारतवासी का बैंकों में अकाउंट खोलने का यह ऐतिहासिक काम भी यह हमारी सरकार ने ही 6 वर्षों के अंदर किया है। यदि मैं यह दावा कर रहा हूं कि हमारी सरकार ने जन सामान्य की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं, तो हर मनुष्य की एक बुनियादी आवश्यकता आवास की होती है। मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार का यह संकल्प है। 2.5 करोड़ से ज्यादा मकान तो बन गए हैं, लेकिन हमारी सरकार का यह संकल्प है कि 2022 समाप्त होते होते इस देश में एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिसको कि अपना सिर ढकने के लिए पक्का